वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के बारे में। देखेंगे कि ये आजकल क्यों न्यूज़ में है। जैसा कि हमें पता ही है, कोविड-19 चल रहा है और हाल में हमने देखा था कि जो हेल्थ वर्कर्स थे, पुलिस ऑफिशियल्स थे, उनके अगेंस्ट लोगों ने स्टोन पेल्टिंग की थी और मतलब उनको काम करने में उनकी बाधा उत्पन्न करी थी। तो उसी के चलते हम न्यूज़ में आया था कि जो मुरादाबाद हो गया और लखनऊ इन एरियाज़ पे है, तो वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनएसए एक्ट के तहत लोगों की गिरफ्तारी की गई थी उस टाइम पे। तो आज हम इसी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में जानेंगे, कैसे मतलब क्या है ये, कैसे लागू होता है, क्या इसके नियम हैं और क्या इसमें खामियां हैं। तो इन्हीं की बात करेंगे हम। अगर हम बात करें एनएसए के बारे में, तो ये एक प्रकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। यानी ये एक तरीके से होने वाले क्राइम को, होने वाले अपराध को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, कानून बनाया गया है कि आगे चल के फ्यूचर में कोई, अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप आने वाले समय में फ्यूचर में कुछ इलीगल काम कर सकता है या क्राइम कर सकता है, या फ्यूचर में होने वाले उसके प्रोसिक्यूशन को, यानी किसी को कोर्ट के पास जाना है और अगर गवर्नमेंट को लग रहा है या पुलिस को लग रहा है कि वो भाग सकता है, तो उनको डिटेंशन में लेना, उनको गिरफ्तार करना है, ये इस लॉ के तहत आता है। और ये इस लॉ की बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(3) में 3B में की गई है, यानी अनुच्छेद 23(3)B में बात की गई है, जिसमें इस एनएसए को और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली है कि ये जो लोगों की पर्सनल लिबर्टी है और जो उनको फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अगेंस्ट लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। और वहीं आगे चल के 22(4) आर्टिकल 22(4) अनुच्छेद 22(4) ये कहता है कि जिस व्यक्ति को हम डिटेंशन में ले रहे हैं उसको हम 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं अगर एडवाइज़री बोर्ड सेटअप नहीं किया जाए। अगर एडवाइज़री बोर्ड सेटअप कर देते हैं तो आगे चल के उनको 3 महीने से भी ज़्यादा डिटेंशन में रखा जा सकता है। देखिए, जो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ये पावर देती है, ये शक्ति देती है कि वो किसी पर्सन को डिटेन कर सकती है, मतलब गिरफ्तार कर सकती है। कुछ ऐसे एक्ट जो फ्यूचर में वो इंसान कर सकता है, और उस शक के बिना पे जो गिरफ्तारियाँ होती है वो इसी एक्ट के तहत आती है। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको अप टू 12 मंथ्स यानी 12 महीने के लिए गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। अगर और एविडेंस यानी और सबूत मिल जाते हैं उसके खिलाफ, तो ये 12 महीने की अवधि को आगे चल के भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इस एक्ट के तहत जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको 10 दिन तक तो ना भी बताए कि क्यों भाई आपको गिरफ्तार किया गया है, तो भी चल सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी हैं इस एक्ट में। देखिए, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके तो काफ़ी अगेंस्ट जाता है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाता है, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिग्निटी की भी अपोज आता ही आता है। फिर बाकी अगर बात करें हम कि क्या रीज़न्स है डिटेंशन के, मतलब किस आधार पे हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, डिटेंशन में रख सकते हैं। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सरकारी प्रणाली को लगता है कि कोई भी इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। या कोई पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ता है, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ता है, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। या कोई ऑब्स्टेकल बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल आइटम्स एंड सर्विसेज में, यानी आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव में को कोई रोकता है, बाधित करता है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे कि अभी हाल में ही देखा था हमने कोविड-19 के जब कुछ केसेस हुए थे कोविड-19 के बाद, कि लोगों ने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनके अगेंस्ट जो काम किए थे, उनको लेके जो उनकी डिटेंशन हुई है, उनको जो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो भी इस एक्ट के तहत आते हैं। अगर हम बात करें इस एक्ट की हिस्ट्री की, इतिहास की बात करें, तो सबसे पहला इस टाइप का एक्ट बहुत पहले, मतलब कॉलोनियल रूल में, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम का है। तो उस टाइम पे ये था बंगाल रेवोल्यूशन 3 नाम से, ऑफ 1818, जो मतलब पावर दे देता उस टाइम की गवर्नमेंट को कि वो भी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और डिफेंस के नाम पे किसी भी लोगों को मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और फिर उसके बाद फेमस रॉलेट एक्ट 1919 का, जिसको काला कानून भी कहा गया था, और जिसके अपोज में क्रांतियाँ हुई थी। महात्मा गांधी अपोज में आए थे, सारे कांग्रेस के लीडर्स उस टाइम के अपोज में आए थे। तो वो रॉलेट एक्ट भी कहीं ना कहीं ये एनएसए की ही हिस्ट्री देखा जा सकता है कि उस समय भी रॉलेट एक्ट ने 1919 में उस ब्रिटिश सरकार को ये पावर दे दी थी कि वो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के बिना उस समय के जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको डिटेन कर सकती है, उनको अरेस्ट कर सकती है। तो उसके अपोज में भी काफ़ी चीज़ें हुई थी।
और फिर अगर इंडिपेंडेंस की बात करें यानी स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो यही एक्ट को बढ़ाया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 के नाम से। और फिर इस 1950 के एक्ट को 1971 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से चेंज कर दिया था। और जो अभी चल रहा है वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। जैसे अभी हमने बात करी थी कि 3 महीने से ज़्यादा जब तक एडवाइजरी बोर्ड यानी एक सलाहकार बोर्ड ना बनाया जाए तब तक 3 महीने से ज़्यादा किसी को भी नहीं डिटेंशन में रखा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि हम ये एडवाइजरी बोर्ड क्या है। देखिए एडवाइजरी बोर्ड सरकार को बनाना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अगर किसी को भी इस ऐसे डिटेंशन में रखा गया है तो इसमें 3 पर्सन होंगे, वो क्वालिफाइड होने चाहिए हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होने के उसमें। और अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा किसी को भी डिटेंशन में रखा जा रहा है तो उस टाइम पे एक एडवाइजरी बोर्ड को बनाना ही बनाना है। और जो ये जिस इंसान को हमने गिरफ्तार कर रखा है, डिटेंशन में रख रखा है, उसके पास ये पावर है कि वो इस एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। लेकिन उसको फिर भी लॉयर रखने का यानी वकील रखने की सहमति नहीं मिलती है। और जो अगर बाई चांस ये एडवाइजरी बोर्ड जैसे जो सलाहकार बोर्ड बना है यही फिर जो केस है उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा और देखेगा कि अगर जो डिटेंशन हुआ है, जो गिरफ्तारी हुआ है इलीगल है, मतलब उसका कोई ठोस सबूत नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के, तो ये एडवाइजरी बोर्ड उसको उस पर्सन को रिलीज़ भी कर सकता है। और देखिए जो NSA एक्ट है इसमें एक चीज़ ये है कि बाई चांस जो गवर्नमेंट है, चाहे फिर केंद्र हो, राज्य हो या पुलिस वाले हैं या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे किसी को गिरफ्तार करती है या NSA एक्ट के तहत काम करती है, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी वो नहीं होगा, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। क्योंकि माना जाता है कि जो ये NSA एक्ट है, मतलब ये खुद ही मान लिया जाता है कि जो ये NSA एक्ट है वो मतलब गुड फेथ में किया जा रहा है, यानी मतलब अच्छी भावना से किया जा रहा है, इसमें कोई मतलब इलीगल चीज़ नहीं जुड़ी है, तो इसलिए कोई भी उनके खिलाफ प्रोसीडिंग आगे चल के नहीं होती है। लेकिन जो ये जितना एक्ट के फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान कह सकते हैं इसके। पहले तो सीधे सीधे ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं यानी मौलिक अधिकार मिले हैं जो हमें हमारे भारतीय संविधान से, उनके अगेंस्ट आता है। जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 22 है यानी अनुच्छेद 22 है भारतीय संविधान का, वो कहता है कि किसी भी इंसान को अगर हमको गिरफ्तार करना है या गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बताना पड़ता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन वहीं NSA एक्ट के तहत 10 दिन तक तो नहीं बताएंगे चलेगा, और आगे चल के भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हमें नहीं बताना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो वो नहीं बताएगी कि हमने क्यों करा गिरफ्तार। और वहीं जो आर्टिकल 22 के हिसाब से, अनुच्छेद 22 के हिसाब से कि अगर किसी भी पर्सन को हम डिटेंशन में या अरेस्ट करते हैं तो उसको अधिकार है, राइट है कि वो अपने को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर अपनी मर्जी का रख सकता है, यानी एक वकील मतलब खुद हायर कर सकता है अपनी मर्जी से, जो उसके बिना पे केस लड़े और गवर्नमेंट के या जो भी है जो अपोजिशन में है उनसे लड़ सके। लेकिन वही NSA के एक्ट के तहत जो जिसको डिटेंशन में रखा गया है उसको ये पावर नहीं है कि वो खुद का लॉयर रख सके, बस वो एडवाइजरी बोर्ड के आगे, जो एडवाइजरी बोर्ड सेटअप की गई है गवर्नमेंट द्वारा, उसी के आगे अपने अपील कर सकता है। और जो आर्टिकल 22 के तहत जो अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट है तो उसके सामने लाना पड़ता है। लेकिन इस एक्ट में, NSA एक्ट में वो नहीं है। देखिए जो कोई भी एक्ट है वो तब तक ही अच्छा है, कोई भी जो भी कानून है वो तब तक ही अच्छा है जब तक उसका मिसयूज़ ना किया जा सके। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसमें काफ़ी बार मिसयूज़ देखा जा चुका है इस एक्ट का। और जहाँ पर कोई भी पुलिस को लगता है या गवर्नमेंट को लगता है कि वो कोई ठोस या वो नहीं बना सकता है किसी के खिलाफ, तो वहाँ पर कोई वो इस एक्ट का यूज़ करके कि बाद में कोई केस बना लेंगे, पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, उस टाइप से लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको डिटेंशन में रखा जाता है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हमारे जम्मू कश्मीर, जब आर्टिकल 370 वहाँ से स्क्रैप किया गया था, हटाया गया था और जम्मू कश्मीर को राज्य से बदल कर यूनियन टेरिटरी में चेंज किया था, उस टाइम वहाँ के CM जो पुराने CM थे उनको इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही एक किस्म से रखा गया था और काफ़ी लंबे टाइम तक रखा गया था। कुछ तो अभी भी ये 2020 मई तक भी रिलीज़ नहीं हुए थे। और जर्नलिस्ट, जम्मू कश्मीर में जर्नलिस्ट हैं या इंडिया में कोई भी जर्नलिस्ट है जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये न्यूज़ नहीं दिखानी चाहिए, ये न्यूज़ नहीं आनी चाहिए मीडिया में, तो जर्नलिस्ट को भी डिटेंशन में रखा जा सकता है। ये कोविड-19 के चलते कुछ केसेस ऐसे आए थे कि जो आर्टिकल 370 हटाने के टाइम पे ही कुछ जर्नलिस्ट को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था और कोविड-19 के चलते उनको रिलीज़ किया गया, तब जाके उनकी प्रॉब्लम सामने आई।
तो ऐसे केसेस भी आते हैं। और देखिए जो एक्ट है अभी तक इसका कोई मतलब एक्यूरेट नंबर नहीं पता है लोगों को, मतलब इसकी जानकारी बहुत कम है कि किस किस को मतलब इस एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया जा चुका है या गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी नहीं है, मतलब कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी कम है इस एक्ट की। देखिए इस एक्ट को, जो ये एक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये बहुत पुराना है, 40 साल से ऊपर का पुराना है जो अभी चल रहा है। वैसे तो ये बिल्कुल ब्रिटिश टाइम का यानी अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रिक्ट रिविजन्स की ज़रूरत है, यानी मतलब कुछ बदलाव किए जाने चाहिए कि इसका मिसयूज़ ना हो सके और जो इलीगल तरीके से इस एक्ट को यूज़ किया जाता है वो ना हो सके। और कहीं ना कहीं इसकी भी ज़रूरत है जो पुलिस को, गवर्नमेंट को एक इम्यूनिटी मिली है कि वो इस एक्ट के बाद मतलब उन पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, चाहे वो सही हो गलत तरीके से यूज़ किया हुआ। तो उनको जो इम्यूनिटी मिलती है कहीं ना कहीं उसको भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसी इम्यूनिटी मिलने से कहीं मिसयूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या किस लेवल का मिसयूज़ हो रहा है। कहीं जो ये एक्ट है इसको पॉलिटिकल एजेंडाज़ को तो पूरा करने के लिए नहीं हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं जो ये एक्ट बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अगर ये मिसयूज़ हो रहा है, लोगों की जो राइट्स हैं और जो उनकी डिग्निटी है उनको अफेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो एक्ट है वो एक तरीके से गलत बन जाता है। तो गवर्नमेंट को और मेनली सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आना चाहिए इस चीज़ को लेके कि इस एक्ट का, इस कानून का मिसयूज़ ना हो पाए और इस एक्ट को लागू करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो, और ताकि जो गवर्नमेंट है, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ को पूरा करने के लिए इस एक्ट का यूज़ ना कर सके। और अगर ये एक्ट यूज़ हो रहा है तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न्स हो। तो यही है NSA के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। और वो कुछ बेसिक बातें इस टॉपिक से आपकी क्लियर हुई हो। And for all those preparing for SSBs, they may check out the book version of SSB prepared with experiences by Defense Tayari itself. So please check out the link in the description for the book. Thank you and Jai Hind.